Jai Hind, Vande Mataram. All of you are welcome to my YouTube channel English with Vidyalaya. In today's session, I'm going to teach you idioms, some important idioms and vocabularies. Idioms, जैसे कि आप जानते हैं, मुहावरे होते हैं. इनका स्पोकन इंग्लिश और कंपैरेटिव इंग्लिश में बहुत यूज होता है. इनफैक्ट idioms जैज अप द लैंग्वेज को ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है. आप किसी बात को सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं और इसी बात को आप इडियोमैटिक वे में बोलेंगे, इडियम की हेल्प से बोलेंगे तो लैंग्वेज में चार चांद लग जाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट गोइंग. सो द फर्स्ट इडियम यू गोइंग टू स्टडी इज कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड. कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्रॉस वंस फिंगर्स. क्रॉस वंस फिंगर्स, ये दो इडियम्स हैं. दे मीन द सेम, दोनों का एक ही मतलब होता है. इट मीन्स टू होप फॉर गुड लक और समथिंग टू हैपन द वे यू वांट. मतलब किसी अच्छे की उम्मीद करना, ऐसा अच्छा जिसकी आप कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं. कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड, इट इज मोर यूजुअल देन क्रॉस वन फिंगर्स. जैसे कि मेरा कल मैच होने वाला है और जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कि मैं मैच जीतूं. तो ऐसी कंडीशन में ये बोल सकता हूं, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड दैट आई विल विन द मैच. मैं इस अच्छे की कामना कर रहा हूं कि मैं इस मैच को जीतूंगा. तो कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड. जनरली व्हाइल स्पीकिंग दिस इडियम वी मेक दिस साइन विद बोथ द फिंगर्स. यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग लाइक दिस. मान लीजिए किसी का इंटरव्यू आ रहा है और वो इंटरव्यू रूम से बाहर बैठा, उसकी कॉल आने वाली है. तो ऐसी कंडीशन में he is keeping his fingers crossed before the interview. इंटरव्यू से पहले वो अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रहा है, या he is crossing his fingers before the interview. मतलब वो गुड लक की आशा कर रहा है, अच्छा होने की आशा कर रहा है, ताकि उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए. Let's move on to idiom number 2. It's very important as well. From the get-go, from the word go, from scratch. ये 3 idioms हैं. I repeat, from the get-go, from the word go, from scratch. 3 idioms हैं and all of them mean the same. इनका मतलब है तीनों का from the very beginning, बिल्कुल शुरुआत से. इनका मीनिंग है बिल्कुल शुरुआत से. इनका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा. एक टीचर एक स्टूडेंट से कहता है, यू डोंट नो एनीथिंग, आई टीच यू फ्रॉम स्क्रैच. यू डोंट नो एनीथिंग, आई टीच यू फ्रॉम स्क्रैच. आप कुछ नहीं जानते हो, मुझे सब कुछ आपको शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल सेंटेंस. I had lost all my notes, so I had to prepare them from the word go. I had lost all my notes, so I had to prepare them from the word go. मैं अपने सारे नोट्स खो चुका था, इसलिए मुझे उनको बिल्कुल शुरुआत से बनाना पड़ा. तो इन तीनों इडियम्स का एक ही मीनिंग है. रिपीट कर देता हूं. फ्रॉम द वर्ड गो, from the get-go, from scratch, mean from the very beginning, बिल्कुल शुरुआत से. Next idiom is can't hold a candle to somebody or something. Actually, can't hold a candle to, ये idiom है. उसके बाद somebody या something जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा.
It means to be inferior to somebody or something, or not to be as good as somebody or something. मतलब किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना, बहुत निम्न होना, बहुत घटिया होना, या उसकी तुलना में बहुत नीचे स्तर पर होना, उसके बराबर ना होना. जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा आप. ओल्ड कंप्यूटर्स कांट होल्ड ए कैंडल टू द लेटेस्ट मॉडल्स. ओल्ड कंप्यूटर्स कांट होल्ड अ कैंडल टू द लेटेस्ट मॉडल्स. पुराने कंप्यूटर जो हैं, अब जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत घटिया हैं, बहुत लो क्वालिटी के हैं. Let's take another example sentence. The leaders of present time can't hold a candle to Sardar Vallabhbhai Patel. The leaders of present time can't hold a candle to Sardar Vallabhbhai Patel. आजकल के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर का कद नहीं रखते हैं, उनके बराबर अच्छे नहीं हैं, उनसे थोड़ा नीचे स्तर पर है. Let's move on to another idiom. Get the sack. Get the sack. It means to be dismissed or to be fired. To be fired. पद से हटाया जाना या अपना पद खो देना. Look at the example sentence. This employee is very lazy. He may get the sack. This employee is very lazy. He may get the sack. यह एम्प्लॉय बहुत आलसी है, इसको नौकरी से हटाया जा सकता है. Another example sentence. If you don't work hard, you will get the sack. If you don't work hard, you will get the sack. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा या आपको अपना पद गंवाना पड़ेगा. Okay, let's take another idiom. The next idiom I'm going to teach you is very important. In fact, all the idioms I'm teaching are important. Not that we cannot compare them. The next one is run of the mill. Run of the mill means something very average, ordinary, or boring. नीरस, उबाऊ, औसत दर्जे का. जैसे कोई आपने मूवी देखी या कोई बुक पढ़ी या कोई प्ले देखा, वो रन ऑफ द मिल है. इट मीन्स वो एवरेज है, बोरिंग है, नीरस है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. एग्जाम्पल सेंटेंस. द मूवी वॉज रन ऑफ द मिल. मूवी बोरिंग थी, एवरेज थी. आई डोंट वॉन्ट टू रीड दिस रन ऑफ द मिल बुक. मैं इस एवरेज या ऑर्डिनरी या बोरिंग या नीरस बुक को नहीं पढ़ना चाहता हूं. The next idiom is once in a blue moon. Once in a blue moon. It means very rarely. Almost never. Very rarely. Almost never. मतलब कभी कभार ही, जब कोई घटना बहुत कभी कभार ही होती है तो उसके लिए once in a blue moon यूज किया जाता है. Example sentence. His sister lives in London, so he meets her once in a blue moon. His sister lives in London, so he meets her once in a blue moon. उसकी सिस्टर लंदन में रहती है, इसलिए उससे वो बहुत ही कम, कभी कभार ही मिल पाता है. This is how this idiom goes. Let's move on to another idiom. Turn a deaf ear, कान वाला. Turn a deaf ear to
उसके बाद somebody भी हो सकता है, something भी हो सकता है. Turn a deaf ear to somebody or something. It means to ignore somebody or something, or to refuse to listen to somebody or something. मतलब ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना, या और ज्यादा प्रिसाइज हो जाए अगर हम तो इसको कह सकते हैं अनसुना कर देना. एग्जाम्पल सेंटेंस, he turned a deaf ear to the rumors. He turned a deaf ear to the rumors. उसने अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया. Example sentence one more. You should not have turned a deaf ear to his request. You shouldn't have turned a deaf ear to his request. तुम्हें उसके रिक्वेस्ट को अनसुना नहीं करना चाहिए था. We move to the next idiom. Go downhill. Go downhill. It means to worsen. To worsen. खराब हो जाना, या बदतर हो जाना, या ज्यादा खराब हो जाना, या बदतर हो जाना. Example sentence. The condition of the patient has been going downhill since his operation. The condition of the patient has been going downhill since his operation. इस पेशेंट की कंडीशन जो है खराब होती जा रही है जब से उसका ऑपरेशन हुआ है. Let's take another example sentence. The economy of the country will go downhill if the government doesn't implement new policies. The economy of the country will go downhill if the government doesn't implement new policies. अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं करेगी, लागू नहीं करेगी, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी, बदतर हो जाएगी. तो दिस इज हाउ दिस idiom goes. Let's move on to the next idiom. Spill the beans. Spill the beans. To tell somebody what should have been a secret. I mean, to disclose a secret. राज खोल देना या भेद खोल देना. राज खोल देना या कोई भेद खोल देना. Look at the example sentence. I didn't want anyone to know about the party, but somebody spilled the beans. I didn't want anyone to know anything about the party, but someone spilled the beans. Spilled, S-P-I-L-L-E-D, ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है. मैं नहीं चाहता था किसी को मेरी पार्टी के बारे में पता चले, लेकिन किसी ने राज खोल दिया. Another example sentence. If you spill the beans, I will beat you. If you spill the beans, I will beat you. अगर आप इस राज को खोल दोगे तो मैं आपकी पिटाई करूंगा. तो this way things are. आज हमने कुछ idioms किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट idioms हैं. Hopefully you must have learned a lot from them. Simultaneously थोड़ा vocabulary पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि आपका vocabulary सेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बस थोड़ी सी, आज ज्यादा नहीं लूंगा. The first vocabulary I'm going to take is the asphyxiation. Asphyxiation. A-S-P-H-Y-X-I-A-T-I-O-N. A-S-P-H-Y-X-I-A-T-I-O-N. It's a noun. Asphyxiation means an acute lack of oxygen because of which a person finds it difficult to breathe. An acute lack of oxygen because of which a person finds it difficult to breathe. ऑक्सीजन की बहुत कमी, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं घुटन, और इसका सिनोनिम है सफोकेशन. SUFFOCATION.
जैसे आप बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाइए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वी हैव ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। या कोई पेशेंट है, आजकल कोविड पेशेंट्स के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह है, या कमरे में टॉक्सिक गैस भर जाती है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो दैट इज, जो घुटन पैदा होती है, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सफोकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एस्फिक्सिएशन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द कॉज ऑफ द डेथ इज एस्फिक्सिएशन। उसकी डेथ का जो कॉज है, कारण है, वो एस्फिक्सिएशन, सफोकेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। Another example, he died of asphyxiation. He died of asphyxiation. वो घुटन के कारण मर गया, दम घुटने के कारण मर गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। Asphyxiation is a noun और इसी का एक वर्ब है asphyxiate. Asphyxiate. A-S-P-H-Y-X-I-A-T-E. A-S-P-H-Y-X-I-A-T-E. Asphyxiate. It's a verb. It means to suffocate. It means to suffocate. वो एकदम घोटू स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दम घोट देना, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सांस लेने में ट्रबल हो जाती है। इट्स अ वर्ब, एस्फिक्सिएट इज अ वर्ब। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखिएगा, ही वॉज एस्फिक्सिएटेड बिकॉज द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। ही वॉज एस्फिक्सिएटेड बिकॉज द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। कमरे में धुआं भरा हुआ था, इसलिए उसका दम घुटकर मृत्यु हो गई थी। जो एस्फिक्सिएशन की स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति अनकॉन्शियस भी हो सकता है और ही मे इवन डाई, मर भी सकता है। द नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू टेल यू इज पाइपिंग हॉट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पाइपिंग हॉट। इट्स एन एडजेक्टिव। पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। कोई भी खाने पीने की चीज है, गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है। जैसे आई लाइक पाइपिंग हॉट कॉफी, या टी भी हो सकता है, या फूड भी हो सकता है। पाइपिंग हॉट कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड, पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म। द नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू टेल यू इज पेट्रिकॉ। P-E-T-R-I-C-H-O-R। P-E-T-R-I-C-H-O-R, पेट्रिकॉ। P-E-T-R-I-C-H-O-R. A very pleasant smell after the first rain on the parched earth. जब पहली बारिश होती है तो सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है, तो उस सोंधी मिट्टी की खुशबू को ही पेट्रिकॉ बोला जाता है। P-E-T-R-I-C-H-O-R, पेट्रिकॉ, सोंधी मिट्टी की खुशबू, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है पहली बारिश होने के बाद। The next word is sottovoce. S-O-T-T-O-V-O-C-E. Sottovoce. ये एक इटालियन वर्ड है। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश नाउ। ये एक इटालियन वर्ड है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज। बहुत यूज होता है इंग्लिश में। सोटोवोसे। सोटोवोसे का मतलब होता है इन ए वेरी लो और क्वाइट वॉइस, सो दैट नॉट एवरीवन कैन हियर। इन अ वेरी लो और क्वाइट वॉइस, so that not everyone can hear. जिसे हम कह सकते हैं बहुत दबी जबान में, दबी जबान में, बहुत धीमे स्वर में कुछ भी आप बोलते हैं जिससे कि सारे व्यक्ति ना सुन सके, तो इट मीन्स दबी जबान में। जैसे she muttered something sotto voce. She muttered something sotto voce. उसने दबी जबान में कुछ बड़बड़ाया। Let's take a look at another example. He passed a sotto voce remark. He passed a sotto voce remark. उसने एक दबी जबान में एक रिमार्क या एक टिप्पणी की। Sotto voce, it's an Italian word. The next word we move on to is vitriolic. Vitriolic. V-I-T-R-I-O-L-I-C. Vitriolic. A language, a remark, a comment which is full of bitterness and anger. कोई भाषा या कोई रिमार्क, टिप्पणी वगैरह
जिसमें बहुत बिटरनेस हो, बहुत कड़वाहट हो, जिसे हम बोल सकते हैं कटु, कड़वा, तीखा। जैसे ही पास्ड अ विट्रियोलिक रिमार्क, ही पास्ड अ विट्रियोलिक रिमार्क, उसने एक बहुत ही कटु या कड़वी या तीखी टिप्पणी की। शी वॉज स्पीकिंग अ विट्रियोलिक लैंग्वेज, शी वॉज स्पीकिंग अ विट्रियोलिक लैंग्वेज, वो बहुत ही कड़वी लैंग्वेज बोल रही थी, कटु लैंग्वेज बोल रही थी। द नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू टीच यू इज मोरीबन, MORIBUND, मोरीबन। It's an adjective. मोरीबन मीन्स नियर डेथ, मृत्यु के करीब, एट द पॉइंट ऑफ डेथ वी कैन से, मृत्यु के करीब, मरणासन, मृत प्राय, मृत प्राय। इंसानों के लिए भी यूज होता है, ट्रीज वगैरह के लिए भी यूज होता है। जैसे कोई ट्री है, सूख जाता है, बिल्कुल मृत्यु के करीब है, या कोई पेशेंट है, हालत बहुत खराब है, उसके सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, तो मोरीबन पेशेंट, वी कैन से अ मोरीबन पेशेंट और मोरीबन ट्री मीन्स near death, very close to death. The next word is interpose, 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 interrupt भी बोला जा सकता है, इसका सिनोनिम है इसका interpose या interrupt, 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 यानी कि कोई बात कर रहा है उसको बीच में टोकना। To say something when other people are having conversation, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसको मैं बीच में टोकता हूं, तो इंटरपोज। और इंटरप्ट तो बड़ा कॉमन वर्ड है। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट इंटरपोज। मैं वार्निंग दे रहा हूं सामने वाले को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट इंटरपोज। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, कृपया बीच में मत टोकना। तो दिस इज हाउ दिस वर्ड कैन बी यूज। इट्स अ वर्ब। इंटरपोज और इंटरप्ट, दे आर वर्ब्स। In today's session, I've taught you some idioms and vocabularies. I hope you must have understood something, and you must have got something, achieved something out of it. I would like you to share, like, and subscribe. With this, we wind up this session. That's all for today. Have a nice time. God bless you all. अपना सबका ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।